आज के वीडियो में हम सीखेंगे मानव में उत्सर्जन तंत्र के विभिन्न भाग तथा उत्सर्जन तंत्र की कार्यविधि के बारे में देखेंगे किस प्रकार से मानव का उत्सर्जन तंत्र कार्य करता है। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे मानव के उत्सर्जन तंत्र के बारे में। तो मानव का उत्सर्जन तंत्र कौन कौन से भागों से मिलकर बना होता है ये जान लेते हैं। मानव का उत्सर्जन तंत्र सबसे पहले नंबर पर मैं आपको बताऊंगा, एक जोड़ी किडनी या वृक्क के द्वारा बना होता है। तो इसमें हम लिख देते हैं एक जोड़ी किडनी, एक जोड़ा किडनी या वृक्क के द्वारा ये बना होता है। ठीक। दूसरे नंबर पर देखेंगे एक जोड़ा किडनी के बाद एक जोड़ी यूरेटर मूत्र वाहिनियां इसमें होती हैं। एक जोड़ा मूत्र वाहिनियां इसमें होती हैं। तीसरे नंबर पर एक मूत्राशय होगा, मूत्राशय यूरिनरी ब्लैडर जिसे कहा जाता है। और चौथे नंबर पर होगा मूत्र मार्ग। ये चारों पार्ट्स ही मिलकर मानव का उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। चलिए डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं कि किस किस प्रकार से ये चारों मिलकर एक उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं। पहले नंबर पर एक जोड़ा किडनी, दूसरे नंबर पर एक जोड़ा मूत्र वाहिनी और तीसरे नंबर पर मूत्राशय और चौथे नंबर पर एक मूत्र मार्ग यहाँ पर होगा। किडनियों की संख्या 2 होती है, अर्थात एक जोड़ा होती है जो दोनों तरफ उदरभुआ में स्थित होती हैं, एक दाएं साइड में और एक बाएं साइड में। दोनों किडनियां उदरभुआ में यहाँ पर स्थित होती हैं। एक किडनी इस साइड से यहाँ पर लेंगे हम और एक किडनी लेंगे हम इस साइड। दो किडनियां हैं, दोनों वृक्क कहलाएंगे या किडनी कहलाएंगे, इन्हें हम लिख सकते हैं वृक्क हैं जी, किडनी है। ठीक, वृक्क या किडनी आप कह सकते हो। एक इसमें महाधमनी आकर मिलती है, तो महाधमनी मिलेगी तो महाधमनी इस नलिका के थ्रू इन्हें ब्लड लेने का काम करेगी, शुद्ध ब्लड। ये देखिए, और यहाँ से मैं इसे आउट कर देता हूँ, बाहर कर देता हूँ। इसी प्रकार से इस साइड भी हम यहाँ पर महाधमनी से एक स्रा निकलेगी, वृक्क की स्रा जिसे कहा जाता है, वो यहाँ पर निकल लेगी। इसी प्रकार से महाधमनी के बाद एक महाश्रावी इसमें आती है। यहाँ देख पाएंगे आप, ये महाश्रा है, जो महाश्रावी इसी में आती है और यहाँ पर इसमें इसकी एक हाइका इसमें होती है, वृक्क की स्रा इसमें होती है और एक इस साइड में होती है। निचले वाले पोर्शन में हम देखेंगे यहाँ पर कि निचला वाला पोर्शन इसका यहाँ पर फ्री हो जाता है। ऊपरी साइड पे मैं यहाँ फ्री कर देता हूँ। ये नीले रंग से है, ये नीले रंग से बताई गई है, वास्तव में वो महाशिरा हम जैसे जिसे लिखेंगे महाशिरा होगी और ये होगी नीले रंग से किडनी की ओर जाने वाली वृक्क की शिरा। तो यहाँ मैं इसे वृक्क की शिरा लिख दूंगा और रेड कलर से जो मैंने बनाया है उसे मैं आपको धमनी के रूप में ये कहलाएगी वृक्क की धमनी। तो मैं इसे लिख देता हूँ वृक्क की धमनी। ये कहलाएगी वृक्क की धमनी, ये रेड कलर की। और ये यहाँ पर जो है वास्तव में जो बड़ी वाली है वो कहलाएगी महाधमनी। इसे मैं थोड़ा सा स्पष्ट कर देता हूँ।
एक जोड़ी वृक्क की यूरेटर्स या मूत्र वाहिनियाँ यहाँ से निकलती हैं, ये आप देख पाएंगे। एक जोड़ी मूत्र वाहिनियाँ यहाँ से निकलती हैं और यूरिनरी ब्लैडर में जाकर खुलती हैं। इनका ओपन होने का काम यूरिनरी ब्लैडर में है, ये यूरिनरी ब्लैडर में ही ओपन होती हैं, ठीक। अर्थात मूत्राशय में जाकर ये खुलेंगी, तो ये कहलाएंगी मूत्र वाहिनियाँ। ये होंगी मूत्र वाहिनियाँ। मूत्र वाहिनियाँ वास्तव में यूरिनरी ब्लैडर में जाकर ही ओपन होती हैं। ये देखिए आप, ये यूरिनरी ब्लैडर है और यहाँ पर जाकर ये ओपन होती है। यूरिनरी ब्लैडर है, इसे हम बोलते हैं मूत्राशय। और यूरिनरी ब्लैडर आगे जाकर मूत्र मार्ग में जाकर ओपन होता है, ये कहलाएगा मूत्र मार्ग। इस प्रकार से दो यहाँ पर जो किडनी आपको दिखाई दे रही, संरचना दिखाई दे रही है, उनके ऊपर एक एक ग्रंथि ग्लैंड पाई जाती है, जिसे अपन कह देते हैं एडिनल ग्लैंड या वृक्क के ऊपर पाई जाने वाली संरचना जिसे हम अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं, जो एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। तो ये अधिवृक्क ग्रंथियां हैं जो इसके ऊपर पाई जाती है, अधिवृक्क ग्रंथि जो इसके ऊपर पाई जाती है। डायग्राम से स्पष्ट हो रहा होगा, यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक महाधमनी आती है। महाधमनी इसमें देखा जाए तो शुद्ध रक्त ले जाने का काम करती है जहाँ से, और महाशिरा होती है, अशुद्ध रक्त आकर डालती है। यहाँ पर रक्त का छनन की क्रिया होती है वृक्क के अंदर। वृक्क के अंदर जो रक्त के छनन की क्रिया होती है उसी के द्वारा मूत्र का निर्माण होता है, ठीक। यहाँ देखेंगे जब मूत्र का निर्माण होता है तो मूत्र को ले जाने का कार्य, भार ले जाने का कार्य ये वृक्क की मूत्र वाहिनियाँ करती हैं। यहाँ से ये मूत्र को ले जाकर वास्तव में मूत्राशय में डालने का काम करती है। ये यहाँ से ले जाकर फिर ये मूत्राशय में डालेंगे। मूत्राशय में जैसे ही आएगा वह मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर कर दिया जाता है। तो ये काम इनका होता है। आप इस सिस्टम को देख पा रहे होंगे, तंत्र को देख पा रहे होंगे। यह तंत्र वास्तव में किस प्रकार से काम करता है। एक वृक्क के अंदर अनेकों नेफ्रॉन होते हैं, लाखों की संख्या में। तो ये नेफ्रॉन ही वास्तव में छानन का कार्य करते हैं, जो इसके अंदर पाए जाते हैं नेफ्रॉन, ठीक। तो हम एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, किस प्रकार से नेफ्रॉन काम करता है और नेफ्रॉन की भूमिका क्या होती है, अर्थात मूत्र का निर्माण किस प्रकार से होता है। हम देखते हैं वृक्क में मूत्र का निर्माण किस प्रकार से होता है। या लिखते हैं हम वृक्क में मूत्र का निर्माण। वृक्क में मूत्र का निर्माण के लिए सबसे पहले हमें वृक्क की संरचना देखना पड़ेगी। तो वृक्क की संरचना में मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि वृक्क वास्तव में क्या, वृक्क में मूत्र का निर्माण कहाँ होता है। तो नेफ्रॉन की संरचना हमें देखना पड़ेगी, सॉरी। तो नेफ्रॉन के अंदर ही मूत्र का निर्माण होता है। तो इसमें सबसे पहले कौन कौन से भाग होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले नंबर पर भाग इसमें जो होता है वो ग्लोमेरुलस अर्थात केशिका गुच्छ होता है। इसका नाम है केशिका गुच्छ। ये मूत्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दूसरे नंबर पर इसमें नाम होगा केशिका गुच्छ के बाद बोमन संपुट। बोमन संपुट भी इसमें सम्मिलित है। बोमन संपुट है। इसके बाद कुंडलित नलिका है। बोमन संपुट के बाद यहाँ देंगे तीसरे नंबर पर कुंडलित नलिका है। कुंडलित नलिका के बाद चौथे नंबर पर आप देखेंगे एक संग्राहक नलिका होती है, जो कि अपशिष्ट पदार्थ को संग्रहित करती है द्रवीय रूप में। इसे कलेक्टर नलिका भी कहा जाता है। तो वृक्क में मूत्र के निर्माण में ये सभी संरचनाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो आइए इनके बारे में समझ लेते हैं, वास्तव में ये सब है क्या। केशिका गुच्छ क्या है। केशिका गुच्छ वास्तव में देखा जाए तो केशिकाओं का उलझा हुआ एक गुच्छा होता है,
बोमन ये केशिकाओं का एक गुच्छा होता है। जैसे कि कोई यहाँ पर मैं आपको संरचना के तौर पर बता रहा हूँ कि ये वृक्कीय स्राव है, ये अशुद्ध रुधिर लेकर आती है, ठीक। और एक वृक्कीय धमनी जो शुद्ध रुधिर लेकर जाती है। इनका एक केशिकाओं का उलझा हुआ जाल होता है जिसे कहा जाता है केशिका गुच्छ। ये केशिका गुच्छ वास्तव में एक कप जैसी संरचना के अंदर होते हैं जिन्हें कहा जाता है बोमन संपुट। कप जैसी संरचना के अंदर होते हैं जिन्हें कहा जाता है बोमन संपुट कहते हैं इस कप जैसी संरचना को। यहाँ पर पदार्थों का छानन होता है, इसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं इस कप जैसी संरचना में। इन छोटे छोटे छिद्रों से छनकर अमीनो अम्ल, खनिज पदार्थ, नाइट्रोजनी पदार्थ, ग्लूकोज छनकर निचली साइड में आ जाते हैं। निचली साइड में आ जाते हैं अर्थात बोमन संपुट में आ जाते हैं। बोमन संपुट में आने के बाद यहाँ पर निचला वाला भाग बोमन संपुट का कुंडलित नलिका कहलाता है। कुंडलित नलिका का मतलब यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा कॉइल्ड होती है, जिसे हम समीपस्थ कुंडलित नलिका के नाम से जानते हैं। ये समीपस्थ कुंडलित नलिका में ही शुद्ध जो पदार्थ आ गए हैं, नाइट्रोजनी पदार्थ और साथ साथ में ग्लूकोज आ गया, खनिज लवण आ गए, मतलब भोजन के आवश्यक पदार्थ जो होंगे जैसे खनिज लवण है और ग्लूकोज है, ये सारे पदार्थों का अवशोषण यहाँ पर बिछी रक्त केशिकाओं के द्वारा कर लिया जाता है। इस भाग में आप डायग्राम में आप देखोगे कि ये सारी संरचनाएं ये वृक्कीय धमनी है और वृक्कीय धमनी के बाद यहाँ हम लिखेंगे वृक्कीय सिरा है। ये नीले रंग से आपको बताई गई है, ये वृक्कीय सिरा है। यहाँ पर ये संरचना है केशिकाओं का गुच्छा है, इसे केशिका गुच्छ कहते हैं। यहीं से रक्त का छानन का कार्य होता है, जो कि बोमन संपुट में केशिका गुच्छ से रक्त छनकर नीचे की ओर जाता है बोमन संपुट में, ठीक। ये बोमन संपुट है, यहाँ पर छोटे छोटे छिद्र दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ ये बोमन संपुट वाला क्षेत्र हो जाएगा, ठीक। बोमन संपुट का निचले वाला हिस्सा जो आपको दिखाई दे रहा है वो वास्तव में समीपस्थ कुंडलित नलिका कहलाता है। ये वाला हिस्सा ये कहलाएगा समीपस्थ कुंडलित नलिका कहलाता है। ये समीपस्थ कुंडलित नलिका है। प्रॉक्सिमल कुंडलित नलिका, जिसे हम जानते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका। समीपस्थ कुंडलित नलिका में जो छनकर आ गए उत्सर्जी पदार्थ के साथ साथ में उपयोगी पदार्थ होते हैं, उन्हें वास्तव में सीधे ही ब्लड के रक्त केशिकाओं के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। यहाँ पर रक्त केशिकाओं का जाल बिछा होता है, इन रक्त केशिकाओं के द्वारा ही उसे अवशोषित कर लिया जाता है। अवशोषित करके सीधे ब्लड में पहुंचा दिया जाता है। शेष बचा हुआ पदार्थ जो कि उत्सर्जी पदार्थ होता है, वह उत्सर्जी पदार्थ यू आकार के ये हेनले लूप, अर्थात ये हेनले लूप है यू आकार का, इसे हम कहेंगे हेनले लूप। यू आकार के हेनले लूप से होता हुआ ये दूरस्थ कुंडलित नलिका में प्रवेश करता है। ये वाला सिरा ये दूरस्थ कुंडलित नलिका कहलाएगा। ये दूरस्थ कुंडलित नलिका है, दूरस्थ कुंडलित नलिका। ये सिरा दूरस्थ कुंडलित नलिका कहलाएगा। ये कहलाएगी संग्राहक नलिका, ये संग्रहण करने का कार्य करती है, इसीलिए इसे संग्राहक नलिका कहा जाता है। और ये एक साथ में कई अनेकों नेफ्रॉन के साथ में अटैच होती है, जिसके कारण वहां से ये ब्लड को एक मतलब मूत्र को एकत्रित करने का कार्य करती है। तो बेस्ट पदार्थ होता है जो उत्सर्जन के लिए बाहर जाना है, जिसे मूत्र के रूप में जो आ जाता है, जो संग्राहक नलिका में आ जाता है। संग्राहक नलिका से इसे मूत्र वाहिनियों में दिया जाता है। मूत्र वाहिनियों के बारे में आप देख चुके हैं पहले। मूत्र वाहिनियों में जैसे ये दिया जाता है तो मूत्र वाहिनियां इसे ले जाकर मूत्राशय में डाल देती हैं। संग्राहक नलिका जो
अशुद्ध पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ जो लेकर आती है द्रव्य रूप में, वो यहाँ पर इनके जरिए अर्थात मूत्र वाहिनी के जरिए कहाँ आ जाएगा, मूत्राशय में एकत्रित कर दिया जाता है और जिसे फिर बाद में मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर कर दिया जाता है। ये एक तंत्र है जिसे हम उत्सर्जन तंत्र के नाम से जानते हैं। ये एक केवल नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है। नेफ्रॉन वास्तव में किस प्रकार से वृक्क के अंदर कार्य करता है और किस प्रकार से वो अशुद्ध रक्त को छानकर शुद्ध रक्त को अलग कर देता है और सभी पदार्थों को मूत्र के रूप में परिवर्तित कर देता है, जिसे वास्तव में संग्राहक नलिका में एकत्रित करते हुए मूत्र वाहिनी के द्वारा बाहर कर दिया जाता है। ठीक, मेरा मानना है कि आपको समझ आ पाया होगा। यदि अगर कुछ समझ में आने में कोई परेशानी हो रही है, समझने में कोई परेशानी हो टॉपिक को, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि मैं आपको परेशानी को दूर कर सकूं। ठीक, आज के लिए इतना ही कहना चाहूँगा और हर बार की तरह मैं कहना चाहूँगा, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको आगे भी इसी प्रकार से नए वीडियो मिलने वाले हैं कक्षा 10 विज्ञान के अभी। ठीक, और मेरे चैनल के वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप चैनल का बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। लाइक जरूर करते रहें, लाइक मुझे कम मिल पा रहे हैं अभी, इससे मुझे प्रोत्साहन मिलेगा।